गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि कल इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे वापस इंडिया आई है एंड यहाँ पर विक्ट्री परेड करी गई है। यहाँ पर लाखों ही भारतीयों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये मेरीन ड्राइव का जो मुंबई वाला एरिया है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से सारे फैंस यहाँ पे आके मिलकर यहाँ पे इनका स्वागत किया। उसी तरह से हेमंत सोरेन जी झारखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तीसरी बार। ठीक है, उन्होंने कल यहाँ पे ओथ ली है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 5 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा मतलब मैजिक बॉक्स। अब देखने में तो सर ये जादू या ऐसा कुछ लगता है, पर एक्चुअल में इसका जो लिंक है ना, वो है एजुकेशन के साथ। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे? देखो, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कई बार ना काफी सारी चीजों से सीखते हैं, है ना। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो अपनी एनसीईआरटीज वगैरह, उनका लिखने का तरीका अलग होता है, पर बच्चे खेलते खेलते बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अलग अलग स्टोरी बुक्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कुछ पजल्स वगैरह से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। कुछ लोकल कल्चर हो गया, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया, प्ले बुक्स हो गया, इन सब से बहुत कुछ उनको सीखने में मिलता है। यानी कि खेल खेल से बच्चों में काफी सारी चीजें कैसे सिखाई जाती हैं, यही एक जादुई पिटारा है। आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानते होंगे, राइट। वहां पर फोकस ये था कि हम ना, जो 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे हैं, उनके लिए कैसे एक तरह से अलग तरह का हम इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल लेकर आ सकते हैं ताकि उनको सीखने में कोई दिक्कत ना आए। तो दरअसल में ना, बच्चों के जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, उनकी फाउंडेशनल लर्निंग को बेहतर करने के लिए हमारे पास एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसका नाम है जादुई पिटारा। पिछले साल यहाँ पे इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था फॉर्मली। 2023 में इसका ये जो था, हमें डिजिटल फॉर्मेट देखने को मिलता है, पर उसके पहले 2022 के अंदर ही ये डिश आपका जादुई पिटारा को लॉन्च कर दिया गया था। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन वर्जन है, वो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। बेसिकली दीक्षा प्लेटफॉर्म पोर्टल और मोबाइल ऐप के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बताया भी गया है। इसको डिजाइन किया गया है इस मोटो के बेसिस के ऊपर कि लर्निंग थ्रू प्ले। ठीक है, खेल खेल में बच्चे बहुत सी चीज सीखेंगे अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड दिस इज अवेलेबल इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। दिस इज नोन एज जादुई पिटारा और द मैजिक बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेरा ब्लू ओरिजिन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। अब आप लोग जानते होंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में। क्या होता है इस चीज का अर्थ? इस चीज का अर्थ ये होता है कि भाई आप लोग ना जाओ, स्पेस में जाने की कोशिश करो। किस लाइन तक? जिसको हम बोलते हैं 100 किलोमीटर की हाइट तक। अगर आपने 100 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस कर दिया ना, तो बेसिकली आपने कार्बन लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। एंड जैसे ही आप इस 100 किलोमीटर की लाइन को क्रॉस करोगे, आपको वहां पर ना वेटलेसनेस फील होगी, राइट। फिर वहां से आप अकॉर्डिंगली, यहाँ से जाते जाते अकॉर्डिंगली आप नीचे डिसेंड आ जाओगे। इसी को बोलते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज का एफर्ट किया जा रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का, ताकि स्पेस क्राफ्ट बनाए जा पाए, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम यहाँ पे ट्रेन कर पाए एंड हम अर्थ के एटमोसफेयर के बियॉन्ड यहाँ पे स्पेस को एक्सप्लोर कर पाए। यही इसका वर्क है। अब आप लोग ना ब्लू ओरिजिन के बारे में जानते होंगे। ब्लू ओरिजिन बेसिकली जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनके द्वारा यहाँ पे फाउंड करी गई एक कंपनी का ही नाम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सेरा सेरा क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, जो कि यूएस बेस्ड है और एक ब्लू रीजन के साथ मिलकर काम कर रही है। इसने ये बोला है कि इंडिया भी एक पार्टनर है इनके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंदर। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझना होगा। तो सेरा क्या करेगा? 6 सीट्स ऑफर करेगा। एक फ्यूचर मिशन ऑफ ब्लू रीजन न्यू शेफर्ड, बेसिकली एक रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट होगा जिसको आप ऊपर लेके जाओगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस उसको आप रीयूज कर पाओगे, इस तरह से। तो यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को काफी बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश है। टोटली 11 मिनट का ये ट्रिप होगा पास द कार्बन लाइन, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे लेके जाएगा। तो डेफिनेटली जो कंट्रीज में बहुत कम एस्ट्रोनॉट्स हैं या जिस कंट्री से कोई भी अभी तक नहीं गया है, तो वहां पर ज़्यादा ये कोशिश होगी ताकि वहां तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को हम पहुंचाएं उन कंट्रीज के अंदर भी। तो बेसिकली दिस इज ड्रिवन बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं कम्युनिटीज को पावर मिलेगी कि आप अपने एस्ट्रोनॉट्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि देखो इसके माध्यम से ना ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को और भी एक्सेसिबल बनाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है।
ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसी चीज़ें कोशिश नहीं करी, इनफैक्ट बहुत पुराने टाइम के अंदर भी, जैसे आप नोटिस करोगे यूएसए ने 1961 और 1963 के बीच में एक प्रोजेक्ट मर्करी के नाम से आया था। यहाँ पर यूएस की कोशिश थी कि ह्यूमंस को हम स्पेस के अंदर कैसे लेके जाएं। उसी तरह से जो सोवियत यूनियन है उसका भी वॉस्टॉक प्रोग्राम था, ये भी 1961 में ही था कि कैसे आप लोगों को स्पेस के अंदर लेके जा सकते हो। अब जैसा मैं कह रहा था, सेरा और ब्लू रीजन ने बोला है कि इंडिया भी उनके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का यहाँ पे पार्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक इंडियन सिटीजन कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है प्रोग्राम के लिए, ताकि वो वेरिफिकेशन चेक्स के लिए फीस पे कर पाए एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके हो सकता है कि वो भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब आप लोग नोटिस करते हो, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था शांति निकेतन के ऊपर एंड आपके जो होयसाला टेम्पल्स होते हैं उनके बारे में भी, एंड हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में चर्चा भी करी थी। बात तो सही है सर, अब एक्चुअल में किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है, या फिर आपके वर्ल्ड हेरिटेज फंड के रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ कहाँ पे देनी है, ये कौन एलोकेट करेगा या ये कौन डिसाइड करेगा? द आंसर इज ये डिसाइड किया जाता है WHC यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। अब हो पता क्या रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को। आज तक इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट नहीं किया है, पर आने वाले जुलाई 21 से लेके 31 के बीच में 46 सेशन होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, एंड ये होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। पिछले साल का जो सेशन था वो हुआ था सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर, इस साल ये भारत में यहाँ पे होने जा रहा है और ये पहला इंस्टेंस है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि यही कमेटी है जो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग। आप हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानते होंगे, आज के समय इंडिया में टोटल 42 साइट्स देखने को मिल जाती हैं। इसी इवेंट में क्या होगा, इसी इवेंट के माध्यम से देखो इंडिया दुनिया भर में जाना जाएगा, ऑल तो पहले ही जाना जाता है, पर किस तरह से इंडिया ने अपनी कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया है, इसके डिस्कशन में इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है उसमें 21 स्टेट पार्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसको इलेक्ट किया जाता है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। अभी के समय के यूपर इंडिया भी इसका डेफिनेटली वन ऑफ द मेंबर्स है, एंड एक जो कमेटी के मेंबर की टर्म होती है ऑफिस की, वो होती है आपकी 6 साल की। बाकी इसको काम वही है कि कैसे आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, वही जो कन्वेंशन चलती है ना, उसके माध्यम से ही इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। देखो आप लोग ना अनुसंधान का मतलब समझो, जैसे आप लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा सुना था, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। फिर इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान ऐड कर दिया गया, वो ऐड किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अब इसी जय जवान जय किसान जय विज्ञान के अंदर एक और नई चीज ऐड हुई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जय अनुसंधान। और ये जो चीज ऐड करी गई हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे करी गई है। अब ये जो अनुसंधान होता है, आप लोग बाकी चीजें तो पता होगी, जय जवान हमारे जवानों के लिए, किसान हमारे फार्मर्स, विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अनुसंधान की अगर हम बात करें, इसका अर्थ होता है आपका R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आज के समय ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना अलग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है, एंड यही चीज पे हमारे देश की फोकस भी है कि कैसे हम कहीं ना कहीं R&D को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर। इसी चीज को करते हुए ना हमने ना एक बॉडी बनाई ANRF। ANRF क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसने यहाँ पे जो सर्व थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि 2008 में स्टैब्लिश हुई थी, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया। अब इसके ANRF के जो बोर्ड के ऊपर, गवर्निंग बोर्ड के ऊपर, मतलब कौन उसको चेयर करता है? प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे, एक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एंड दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। अब इसका फोकस यही है कि यार देखो, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। अब वो फंड्स वगैरह कैसे ऑब्जर्व करें, वो सारी चीजें आपका NRF यहाँ पे देखता है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस लाने होते हैं रिसर्च के ऊपर, और कैसे कैसे इंडस्ट्री को कैसे आप साथ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशन मिशंस के ऊपर रिसर्च, और आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और आपके लेबोरेटरीज को कैसे साथ में लेके आना है, ये सारा काम R&D का रहता है, मतलब आपका ANRF का रहता है। अब दिक्कत यहाँ पे पता क्या है? दिक्कत आज के समय ये चल रही है कि भाई जो इंडिया में, एक तो पहली बात है कि अगर हम बात करें R&D की, तो इंडिया का सिर्फ 0.6% हम GDP के ही हम यहाँ पे खर्च करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 36% इंडिया का रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है, जन की रफली 1.2 लाख करोड़, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से आता है। तो ये भी काफी कम है अपने आप में।
एंड उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना कि जो 15 मेंबर का हमारे सामने गवर्निंग बोर्ड है, इसमें ना एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है, रमेश वधवानी जी, जो कि अमेरिकन बिलियनर है इंडियन ओरिजिन के। तो यानी कि एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडियन इंडस्ट्री से कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस मेंबर बॉडी में, जो 15 मेंबर बॉडी है, इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा। राइट, एंड दिस इज अ कंसर्निंग थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो हमारे पास टोटल 6 एक्सपर्ट्स हैं, 5 इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड एक ह्यूमन एक्सपर्ट, ह्यूमैनिटीज के एक्सपर्ट की बात करी गई थी। पर यहाँ पर अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इंडियन इंडस्ट्री का, तो कहीं ना कहीं कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो सारे इश्यूज हैं वो सारे ठीक हो पाए। राइट, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी। एक सर इसकी बात करी जाती है कि ANRF को अच्छे से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बोर्ड है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एम्पावर किया जाता है कि वो नॉमिनेट कर पाए या अपॉइंट कर पाए अप टू 5 मेंबर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और US को कंपेयर करोगे, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंडिया में वही चीज लगभग 36% है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बनने की काफी ज्यादा जरूरत आज के समय देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर के बारे में। मालवेयर का अर्थ क्या होता है? मालवेयर का अर्थ होता है सिंपल, मलिशियस सॉफ्टवेयर। राइट, कोई खराब इंटेंशन वाला सॉफ्टवेयर, इसको हम मालवेयर कह सकते हैं। आपका डेटा चुरा सकता है, आपके पैसे कहीं ना कहीं करने की कोशिश हो सकती है, या और भी बाकी सारी चीजें जैसे वायरस वगैरह हो गया, ठीक है, रैंसमवेयर हो गया, वो भी एक तरह के मॉलवेयर की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। अभी एक नया यहाँ पे बैंकिंग मॉलवेयर डिटेक्ट किया गया है जिसका नाम है स्नो ब्लाइंड। ये एंड्रॉयड यूजर को टारगेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उनके जो बैंकिंग डिटेल्स है ना, उनका OTP, उनका लॉगिन और बाकी सारी चीजें, वो सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको स्टील कर पाए। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसा कर कैसे पा रहा है? देखो कई बार पता क्या होता है, लोग पता क्या करते हैं, कुछ ऐसी एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो अनट्रस्टेड सोर्सेज से होती हैं। समझ रहे हो? कई बार ना आप लोग प्ले स्टोर पे जाके नहीं, या फिर और कहीं जगह से आप कुछ एप्स आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो। तो कई बार क्या होता है, जब आप ऐसी जगह से एप्स डाउनलोड करते हो, तो आप जानते हो कि यार वो सही है या नहीं है, आपको नहीं पता। एंड उसके साथ ही साथ आपके आपके जो फोन के अंदर स्नो ब्लाइंड जैसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। उससे दिक्कत पता क्या होती है, आपके ना फोन के अंदर एक चीज होती है जिसको हम नाम बोलते हैं सेककॉम। सेककॉम का अर्थ होता है सिक्योर कंप्यूटिंग। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका सेककॉम है या सिक्योर कंप्यूटिंग है, ये इंटीग्रेट होता है लिनक्स कर्नल के साथ और आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐप के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी टेम्परिंग होती है ना, तो उसके साइंस को ये डिटेक्ट कर लेगा सेककॉम, एंड उसको फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करेगा। पर अगर मैं बात करूं, ये जो स्नो ब्लाइंड की बात हो रही है, तो स्नो ब्लाइंड ना एक ऐसा कोड को इंजेक्ट कर देता है जो सेककॉम के स्टार्ट होने से पहले ही लोड हो जाता है। तो यानी कि जो एंटी टेम्परिंग का फीचर था आपके फोन के अंदर, वो तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि स्नो ब्लाइंड ने ऐसा कोड इंजेक्ट कर दिया जो सेककॉम के स्टार्ट होने से पहले ही आपके फोन के टैकल कर लेगा। तो इससे आपके जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो राइट, तो इस वजह से जो आपके स्नो ब्लाइंड है, इसके माध्यम से हो क्या रहा है ना, जो पर्सन है उसकी स्क्रीन का एक्सेस सामने वाले को मिल जाता है, एंड फिर आप क्या लॉग इन कर रहे हो, क्या OTP डाल रहे हो, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें उसको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड इवन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी उसको यहाँ पे मिल जाए, या फिर उसको इवेड ही कर दे। तो इससे कहीं ना कहीं आपके जो बैंकिंग डिटेल्स हैं और जो बैंकिंग वाली चीजें हैं ना, उसको चोरी करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है इस स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर के रिगार्डिंग। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है, वेस्ट बंगाल अनाउंस किया है कि वो एक एडिशनल डोज ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ UIP फॉर चिल्ड्रन। अब होता पता क्या है, देखो पोलियो आपकी अलग अलग तरह की होती है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में आपके टाइप 2 एंड टाइप 3, ये तो हम यहाँ पे एरेडिकेट कर चुके हैं। बट टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस जो है ना, वो अभी भी रह चुकी है। तो इस वजह से ही हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल के द्वारा ये चीज करी जा रही है, ताकि इसको भी हम यहाँ पे टैकल कर पाए। अब होता क्या है ना, अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो दरअसल में आपके CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर जाता है, जिस वजह से आपके नर्व सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब नर्व सेल से अगर कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो भाई पर्सन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाएगा। उसके बॉडी पार्ट्स जो हल हो सकते हैं अलग अलग, वो मूव करना बंद कर दें, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, मसल वीकन हो सकते हैं, एंड कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है। दरअसल में ना जो 5 साल से या उससे छोटे बच्चे होते हैं ना, जनरली पोलियो उनको यहाँ पे इफेक्ट करता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, अगर हम इंडिया पोलियो लर्निंग एक्सचेंज के हिसाब से बात करें ना, जो पैरालाइज होते हैं उनमें से 5 से 10%
बच्चों की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल जाती है। अब पोलियो के लिए कोई इलाज तो नहीं है, पर यहाँ पे सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन ज़रूर हैं, जो अगर मल्टीपल टाइम दी जाएँ तो बच्चे की जान यहाँ पे बचाई जा सकती है। अब एक्चुअल में ना एक बहुत फेमस पर्सन है सर जोनास सॉल्क के नाम से या डॉक्टर जोनास सॉल्क के नाम से आप लोग बना सकते हो। इन्हों के द्वारा ही ना फर्स्ट पोलियो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप करी गई थी। एंड देखो यार, ये एक ऐसा नाम है ना, इनके बारे में आप कभी पढ़ना, यू विल रियलाइज कि यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने शायद करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचा ली। क्यों? क्योंकि उनने वैक्सीन डेवलप कर दी थी। तो ये नाम आप ना अपने कहीं आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। इनका ना मतलब स्टोरीज बहुत, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने पढ़ी है इनके बारे में, तो दैट इज अ वेरी समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो रीड। तो अगर हम बात करें ना, तो अगर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की बात करें, तो नाम क्या है? इनएक्टिवेटेड। तो यहाँ पर आपका लाइफ वायरस तो नहीं होगा, ठीक है ना, इस वजह से अगर डिजीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि होता क्या है, आप वैक्सीन के माध्यम से यही तो करते हो कि उसी वायरस का कुछ छोटा सा हिस्सा आप डालने की कोशिश करते हो, एंड जैसे बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे एंटीबॉडीज के माध्यम से कोशिश करी जाती है उसको टैकल करने की, है ना। तो ये तो हो गया इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन के बारे में। उसी तरह से आपके सामने ओरल पोलियो वैक्सीन देखने को मिलती है। ये एल्बर्ट सैबिन जी के द्वारा डेवलप करी गई थी। यहाँ पर आपका ना लाइव पोलियो स्ट्रेन्स होते हैं, जिनको हम वीकन किया जाता है। अब सेम वही चीज, ठीक है ना, वीकेंड फॉर्म के अंदर है ना, तो इस वजह से हमारी बॉडी उसको टैकल करने की कोशिश करेगी कि अगली बार वो चीज सेम आएगी, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, उन्होंने पहले ही उसकी कॉपी बना रखी होगी, तो उसको टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, एक दिक्कत और होती है, दैट इज वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ रेयर इंस्टेंसेस के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वैक्सीन वाला वायरस है वही कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर जाए एंड म्यूटेट कर जाए, एंड अकॉर्डिंगली लोगों को इसी वजह से पोलियो हो जाए। ये अपने आप में कई बार चिंताजनक विषय बन जाता है, पर ये बहुत ही रेयर रेयर इंस्टेंसेस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी पोलियो के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, एक दुनिया भर में एक इनिशिएटिव चलता है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ये एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे WHO, रोटरी इंटरनेशनल, US सेंटर फॉर दी जो CDC है आपका, यूनिसेफ हो गया, एंड साथ ही साथ आपकी जो एनजीओ जैसे फॉर एग्जांपल बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन हो गया, आपका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन हो गया, ये सब मिलकर यहाँ पे पांचों पार्टनर्स यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चे को यहाँ पे पोलियो ना हो, हम बच्चों को पोलियो से यहाँ पे बचा पाए। दैट इज द फोकस। ठीक है, तो ये GEPI के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बाद हम जो MCQ प्रैक्टिस करते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो और मुझे इसका आंसर आप बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ये रेनफॉल एंड आपका वेदरिंग के रिगार्डिंग, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, एंड इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में देने की कोशिश कीजिएगा। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, उसके अगर आंसर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। देखो, पिछले साल ना स्पेशल सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, आप जानते हो, इसको पास करने के लिए, दैट इज 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने के लिए। अब इसके माध्यम से हुआ क्या, आपकी जगह मैं बात करूंगा, जैसे आपके लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, बाकी दिल्ली वगैरह के अंदर, आपके यहाँ पे 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन, राइट। ये फोकस था नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। ठीक है, देखो ऐसे एफर्ट पहली बार नहीं करेंगे, पहले भी करे गए थे, पर पिछले साल यहाँ पे ये पास हो गया। ठीक है, अब ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पता क्या कर रहा है, कि इसके जो प्रोविजंस होंगे ना, वो 18वीं लोकसभा से एप्लीकेबल होंगे। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। देखो, एक्चुअल में जब मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, पिछले साल जब स्पेशल सेशन हुआ, तो ऑपोजिशन ने इसका सपोर्ट तो किया कि हाँ यार ये ठीक है, पर उन्होंने ना बहुत सारी बातें बोली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका चतुर्वेदी जी एक ऐसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं जो काफी लंबे टाइम से ये डिमांड करती रही हैं, पर उन्होंने बहुत ही हैवी लेवल के ऊपर इसको अपोज किया था। इन्होंने ये बोला कि यार, सरकार ने ये तो बोल दिया कि हम ये चीज देंगे, पर कब देंगे ये बताना भूल गए। और इसका क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हुआ था ना इस बात के ऊपर, कई के दिनों के अंदर आपके न्यूज़पेपर के अंदर ये चर्चा चल रही थी। मैंने भी आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ये बात बोली गई है कि भाई पहले ना क्या होगा, डीलिमिटेशन होगा। जब डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आपके बिल के कमेंसमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअल में ना डेट नहीं बताई है एक तरह से कि कब से यहाँ पे एप्लीकेबल होना ये स्टार्ट होगा, क्योंकि काफी सारे ऑपोजिशन मेंबर ने और भी क्रिटिसाइज किया कि भाई पहले सेंसस कराओगे, एक तो सेंसस 2021 में होना था, अब 24 भी आधा हो गया है, अभी तक आपने सेंसस नहीं कराया, फिर सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर जाके सोचेंगे कि चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्रिटिसिज्म इसका काफी हैवी लेवल के ऊपर कई दिन अखबारों के अंदर आया था। अगर इतना ही आपको पता होता ना कि यार हाँ ऐसा कुछ बात करी गई थी कि डेट नहीं बताई गई कि भाई कब अप्लाई करो, ऑपोजिशन कह रहा था कि अभी से कर दो, है ना, अगर आपने इतना भी पढ़ा होता ना, तो यू वुड हैव रियलाइज कि यार ये पहली बात तो गलत कह रहे हैं। तो पहली बात गलत कह रहे हैं, तो आपका आंसर वैसे मिल गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू।
अगर आप लोग बाकी चीज़ों के बारे में नहीं भी जानते तब भी। तो देयर आर सम हिंट्स इन द क्वेश्चन पेपर जो कि आपको मदद करेंगे। अब ज़रूरत पता क्या होती है? मैं समझ सकता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि आप सर अब तो 20 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। एग्ज़ाम के अंदर हम काम एंड कंपोज़र नहीं होता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा डूएबल था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट दोनों ठीक है यार। हाँ, ऐसा बोला गया है कि 15 साल के लिए इसको फोर्स में रहेगा आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, यही इसके बारे में बात करी गई थी। अगर आगे लगेगा तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए भी आपको यहाँ पे इस तरह से कोटा रिजर्व है विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये बात भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक बन जाएगा। दूसरा, हाँ जी, होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू लो बर्थ रेट या फिर एजिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते थे नाइजीरिया से। राइट, नाइजीरिया और जो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहां पर देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे नाइजीरिया, ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा आने वाले कई सालों के अंदर, है ना। तो नाइजीरिया में ऐसा नहीं है कि भाई लो पॉपुलेशन, मतलब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रही है, तो ये तो बात गलत ही थी। ठीक है, तो थर्ड तो आपका अकॉर्डिंगली गलत ही हो गया। बाकी आप जानते हो इटली हो गया, जापान हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर ये सब इश्यूज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके साथ ही आपका आज का ट्रू एंड फॉल्स का होमवर्क रहेगा, तो इसको भी आप पढ़ लो। इसके भी आंसर मुझे आप देना, इनमें से कौन से ट्रू है कौन से गलत हैं। कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आपको, जैसे निर्माण पोर्टल के बारे में आपसे डिस्कस किया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 1 लाख तक की यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी टू एलिजिबल कैंडिडेट्स। यस। एससीओ की बात करें तो पहला आपका समिट रशिया के अंदर नहीं बल्कि शंघाई चाइना के अंदर हुआ था, तो फर्स्ट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। एक्साइज मैत्री की बात करें तो इंडिया और यहाँ पे थाईलैंड के बीच में होती है, ना कि नेपाल के साथ, यहाँ पे थर्ड इनकरेक्ट है। एंड अराकू की कॉफी की बात करें, यहाँ पे जीआई टैग मिल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आई एस जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।